प्यारे बच्चों, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर किया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, वर्ब पढ़ी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने लिया था, वन लाइनर डेफिनेशन सबकी ली थी। फिर उसके बाद हमने नाउन का चैप्टर पढ़ा, संज्ञा का हमने चैप्टर पढ़ा बेटा, जिसमें कि हमने सबसे पहले संज्ञा की एक जो डेफिनेशन ली, और फिर उसके बाद इसके जो संज्ञा के जो पार्ट्स हैं वो हमने पढ़े। जैसे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, हमने कॉमन नाउन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बेटा कलेक्टिव नाउन पढ़ा, फिर मटेरियल पढ़ा, फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। 5 हमने नाउन पढ़े थे। आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम बातें करेंगे बेटा। देखो क्या है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। एक बात अभी आपको बताई गई है बेटा कि कोई भी सेंटेंस है, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। कोई भी आपका सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट दो ही होंगे, या तो सब्जेक्ट नाउन होगा या सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, या तो सब्जेक्ट संज्ञा होगा या सब्जेक्ट सर्वनाम होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात बेटा समझ में आ गई होगी। आई रिपीट, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी हमारा जो वाक्य है, उसका जो सब्जेक्ट, उसका जो कर्ता होता है, उसका जो डूअर होता है, वो या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता बेटा, ये आप याद रखेंगे। अब एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सब्जेक्ट सक्सेस, ये कोई सर्वनाम तो है नहीं। सक्सेस जो है, क्योंकि इस लाइन का, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का सब्जेक्ट सक्सेस है और ये कोई सर्वनाम तो है नहीं, इसलिए यह एक संज्ञा हो सकता है। सर्वनाम नहीं है तो क्या होगा? संज्ञा। जैसा मैंने आपको बताया, को जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। अब ये सक्सेस जो है सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है तो फिर संज्ञा रह गया, संज्ञा होगा। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सी संज्ञा है। अब सक्सेस ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम, ना किसी जगह का नाम, ना कोई जाति का बोध कराता, ना कोई समूह और ना ही कोई पदार्थ है। तो फिर बचा क्या? हमने लास्ट वाला एक आपका ये देखेंगे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था सबसे लास्ट में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने 5वां नाउन पढ़ा था। इसके एक बार डेफिनेशन देखेंगे। क्या डेफिनेशन थी? भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देखो, अब सक्सेस है, सफलता। क्या सफलता को हम छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं छू सकते। देख सकते हैं सफलता को? देख नहीं सकते। उसको सिर्फ महसूस ही तो किया जा सकता है। ठीक है। अब जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और सिर्फ उसको महसूस करें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। आगे चलते हैं, अगली लाइन। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम। ये कोई सर्वनाम तो है नहीं। सर्वनाम हमने ऊपर जब एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको आप अभी याद रखेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाए, उनको सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स रिप्लेस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब क्योंकि ये प्रोनाउन तो है नहीं राम, तो प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या होगा? नाउन ही होगा, संज्ञा ही होगा। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सी संज्ञा, हमें पहचान भी तो आनी चाहिए। यह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अगला देखें, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही तो एक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ इन माई ब्लड, ईमानदारी मेरे खून में है। अब इसमें सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्टी। सब्जेक्ट क्या हुआ? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सब्जेक्ट हुआ। पहले उदाहरण की तरह ऑनेस्टी को न तो हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, इसलिए ये एक भाववाचक संज्ञा, इसलिए यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 5वीं लाइन, 5वां सेंटेंस। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है बेटा, रोज़ पढ़ा करो। सब्जेक्ट, अब
इसमें सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग। आइए सोचें, सब्जेक्ट हमने शुरू में पढ़ा था, सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये न ही सर्वनाम है और न ही ऊपर दी गई कोई संज्ञा है, ना तो ऊपर दिया गया कोई नाउन है और ना ही ये सर्वनाम है। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रीड का मतलब तो पढ़ना होता है और ये तो एक वर्ब है, क्रिया है। देखो, लेकिन ध्यान दीजिए, रीड के साथ आईएनजी, रीड के साथ इस रीडिंग में आईएनजी भी लगा हुआ है, लगाकर इसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। रीड के साथ आईएनजी लगाकर इसको सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। अब तर्क यह है कि अगर किसी क्रिया के आगे आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा। चलो बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। देखो, जेरेंड क्रियावाचक संज्ञा। अगर किसी क्रिया के आगे आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल, कोई भी वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया और उसको किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज किया गया तो फिर वो जेरेंड हो गया। तो क्या हो गया? जेरेंड हो गया, क्रियावाचक संज्ञा हो गया। देखो बेटा, ये आपकी इधर जो वर्ब लिखी हुई है, इधर वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, ऐसी वर्ब जो कि नाउन की तरह यूज की गई है, उनको हमने अभी भी पढ़ा, क्या कहेंगे? क्रियावाचक संज्ञा कहेंगे या उसको जेरेंड कहेंगे। अब देखो, आई लव यू, इस सेंटेंस में लव यहाँ पर वर्ब है और इधर हमने सेंटेंस लिखा लविंग इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर ये लविंग, इसको एक नाउन की तरह यूज किया गया है। ध्यान दें, लव के साथ आईएनजी लगा हुआ है, लव के साथ आईएनजी लगा हुआ है और एक नाउन की तरह यूज किया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक जेरेंड हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर आई थिंक अबाउट देम, थिंक वर्ब है, थिंकिंग यहाँ पर जेरेंड हो गया। रीड यहाँ पर वर्ब है, रीडिंग यहाँ पर जेरेंड हो गया। रन यहाँ पर वर्ब है, रनिंग यहाँ पर जेरेंड हो गया। स्मोक यहाँ पर वर्ब है, स्मोकिंग यहाँ पर जेरेंड हो गया। तो सिंपल बेटा, आप इतना याद रखेंगे कि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उस वर्ब का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाए तो उसे जेरेंड कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं बेटा, नाउन। नाउन टू टाइप्स इन अनदर क्लासिफिकेशन। एक तरह से इनका फिर हम वर्गीकरण करते हैं नाउन का दूसरे प्रकार से, जिसमें इसके दो टाइप होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो जिसको हम गिन सके, अनकाउंटेबल वो जिसको हम नहीं गिन सके। काउंटेबल गणनीय संज्ञा, जिन्हें गिना जा सकता है। एग्जाम्पल, पेन गिना जा सकता है, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। बॉय एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, एक किताब, दो किताब। हेयर और स्टार, इसके बारे में बात करेंगे। गर्ल, मैन, काउ, सिटी, पेपर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जिनको हम एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता हो, जैसे मिल्क। अब आप कहेंगे जी मिल्क को तो गिना जा सकता है, लेने जाते हैं दूध, हम कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो, लेकिन आप ये थोड़ा कहते हो एक दूध दे दो, आप तो 1 लीटर कहते हो, आप लीटर गिन रहे हो, दूध नहीं गिन रहे। समझ रहे हो बेटा, आप लीटर गिन रहे हो। एक गिलास ले रहे हो तो आप गिलास गिन रहे हो, एक गिलास। एक कप ले रहे हो तो एक कप गिन रहे हो। सेम ऐसे ही शुगर, कि जी मैं तो 1 किलो चीनी लाता हूँ। 1 किलो चीनी का मतलब आप 1 किलो गिन रहे हो, चीनी नहीं गिन रहे। ठीक है। ऐसे ही आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी को कैसे गिनोगे? क्या कहोगे, भाई तेरी तो बहुत बढ़िया ईमानदारी है, तेरे पास तो 10 ईमानदारियाँ हैं, मेरे पास 20 ईमानदारी, ऐसे होता है? नहीं, हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है। दिल्ली, मनी, लव, हेट, ये सब हमारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हेयर और स्टार दो दिए गए हैं जिनको, ये तो अनगिनत है, हम बालों को नहीं गिन सकते, हम जो है तारों को भी नहीं गिन सकते, फिर इन्हें काउंटेबल नाउन कैसे कह दिया? फिर आपने इनको गिनने वाले बॉक्स में कैसे डाल दिया? देखो, अनगिनत इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत अधिक होते हैं, गिनना मुश्किल है, पर संभव तो नहीं है ना, गिन तो सकते ही हैं। दूसरी बात, मनी को अनकाउंटेबल नाउन कहा,
मनी को आपने यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन कह दिया। हम तो गिन सकते हैं जी, मेरे पास तो इतने रुपए हैं, लेकिन आपके पास रुपए हैं, समझ रहे हो। पैसे को हम गिन सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी का जो शब्द मनी है उसको हम 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी आदि नहीं कह सकते, इसलिए अनकाउंटेबल। हम क्या कहते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, रुपये गिन रहे हैं हम, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर मनी नहीं गिन रहे हैं। तो आप इसको 2-3 बार ध्यान से देखेंगे बेटा, आपकी ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।